सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा दिन है कि पाकिस्तान के ग्राउंड फिर से आबाद हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मैच जारी है। T20 के पहले मैच में पाकिस्तान ने बॉलिंग की और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का हदफ दिया है। आज के मैच की खास बात यह है कि पाकिस्तान में T20 के हवाले से जो प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर है, उस टीम पे ख़ास तौर पर इस वक्त जो कप्तान हैं पाकिस्तान के, वो आउट होकर जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हदफ तो नहीं है। ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, उसका कितना असर होता है। मोइन ज़ुबैर इस वक्त हमारे नुमाइंदे कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। लाहौरियों का जोशो खरोश आज कैसा रहा है, इंतजामात कैसे रहे, हम बात करेंगे मोइन ज़ुबैर से। मोइन, आज वैसे तो वर्किंग डे है, लेकिन किस तरह से इस वक्त मैच में जब शायकीन आए, इंतजामात क्या थे, लाहौरियों का जोशो खरोश क्या था? जी, आज लाहौर के खूबसूरत मौसम में T20 मैच को लाहौरी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौर भर की अगर बात कर लें तो सिर्फ टीम जब कज़ाफी स्टेडियम पहुंची उस वक्त जो है वो रोड्स को ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो सड़कें हैं वो इस वक्त लाहौर की खुली हुई हैं और ट्रैफिक बिल्कुल चल रही है। इंतज़ामात बेहतरीन नज़र आ रहे हैं क्योंकि लाहौर की इंतज़ामिया को भी अब काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है इंटरनेशनल मैचेस की सिक्योरिटी के हवाले से, तो अब लाहौरियों को भी इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब टीम गुजर रही होती है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर ग्राउंड के बाहर की अगर बात कर ले तो नमाज जुमा के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो शटल सर्विस के ज़रिए मैच देखने के लिए इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम पहुंच रही है। और लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है वो इंतज़ामिया भी कज़ाफी स्टेडियम की जो एंट्रेंस है उस तक पहुंचा रही है। लेकिन अंदर पाकिस्तान की जो ओपनिंग रही उस पर काफ़ी ज़्यादा मायूसी लोगों को फेस करनी पड़ी। और कुछ शायकीन क्रिकेट अंदर मैच छोड़कर बाहर आ चुके हैं, उनसे पहले बात करते हैं। सर, आप अंदर मैच देखने गए थे तो बाहर क्यों आ गए? जी, मैं अपने फेवरेट प्लेयर करने गया था, बाबर आजम, और चूँकि वो आउट हो गए तो इस वजह से मेरा फिर दिल थोड़ा सा अफसुदा हो गया, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एहतजाजन हाथ में भी पकड़ा हुआ है बस वो कुछ मैं दिखाएं ज़रा कैमरे में। उसके तौर पे मैंने कहा ज़रा मैं आउट हो गया मेरा प्लेयर, तो मैं आउट का ही बैनर लेके फिर रहा हूँ, नहीं तो 6 का 4 का किसी इस तरह का लेके फिरता। लोग जो हैं अपने प्लेयर, उन्होंने अगर 6 या छक्का या चौका मारा होता तो वो उसका बैनर लेकर खड़े होते। लेकिन चूँकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस वक्त आउट हो चुके हैं तो वो आउट का बैनर लेकर जो है इस वक्त कैमरे के सामने आप कह सकते हैं कि एहतजाज के तौर पर खड़े हैं। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोशिश पूरी की जाए। और आज का मैच इतना बड़ा हदफ बांग्लादेश ने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर भरपूर कोशिश करे तो आज का मैच अपने नाम ज़रूर कर लेगी। अच्छा मोइन, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त इरम महमूद ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। इरम से जान लेते हैं। इरम, आगाह कीजिएगा, ग्राउंड के अंदर की क्या सूरत हाल है, शायकीन का जोश कैसा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ और मैं बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच जो है वो भरपूर जोबन में जा रहा है और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के हवाले से। ना सिर्फ लड़के इस मैच को एंजॉय करने के लिए आई है, बल्कि फैमिलीज जो है वो इस मैच को देखने के लिए आई है। और छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, सब जो है वो यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद है हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं मैच के हवाले से, वो किस तरह मैच को जो है एंजॉय कर रही है। जी बताइएगा कि मैच के हवाले से किस कदर एक्साइटमेंट है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी का इस बहुत मज़े का है और हम बहुत खुश हैं कि इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई है। तो हम भागे पहला मैच ही देखने आ गए क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी कंट्री। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज तो छुट्टी भी नहीं थी, फ्राइडे का दिन था, फिर भी आप पूरी फैमिली मैच देखने के लिए आए हैं, तो कोई स्कूल जी आज मेरे स्कूल से छुट्टी की क्योंकि हम गुजरांवाला से आए, तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सब खुश है, बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल टीम हमारे मुल्क में आई। अच्छा, मुझे आप बताओ, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान या बांग्लादेश? और अगर पाकिस्तान हार गया तो? अच्छा जी, इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा जी, मेहमान टीम आई हुई है बांग्लादेश की, उसे आप किस तरह वेलकम करेंगे? जी बहुत अच्छा खेल रही है,
हैप्पी कि दे आर इन पाकिस्तान, क्योंकि पिछले दिनों से पाकिस्तान कुछ हालात ऐसे थे कि बहुत सी टीम्स नहीं आ रही थी खेलने के लिए, लेकिन वी आर हैप्पी कि दे आर हेयर एंड वी आर थैंकफुल टू देम, दे आर हेयर एंड दे आर प्लेइंग विद अस, और गुड लक टू देम आल्सो, और लेकिन वी आर सपोर्टिंग आवर पाकिस्तानीज बिकॉज वी आर पाकिस्तानी एंड बाबर आजम इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर, और आई विश कि वो सेंचुरी बनाए। अच्छा सर, आप बताइएगा कि यहाँ के सिक्योरिटी के इंतजाम से और सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हैं? काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं, इसमें बहुत अच्छी है कि आने वाले टाइम्स में क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में दोबारा वापस आए। जी बिल्कुल, इस फैमिली का कहना यह है कि ये गुजरांवाला से आए और इस मैच को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ की सर्विसेज से सिक्योरिटी के इंतजाम से भी बहुत ज़्यादा खुश है, और बांग्लादेश टीम को ये भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान जीते ही आ रहे हैं, इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाहौर के स्टेडियम आबाद होने से ही बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नजर आ। शुक्रिया आयरन महमूद, हमें आगाह कर रही थी। और मैच की सूरत हाल कुछ ये है कि 4 ओवर का खेल हो चुका है और करीब 30 रन होने को आए हैं, एक खिलाड़ी आउट, और एक खिलाड़ी जो आउट हुए हैं वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, जो दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हदफ नहीं है 142 रन का, और जो पिच है वो काफ़ी स्लो है, जो कल भी बाबर आजम ये बात कर रहे थे। तो इस पर पाकिस्तान किस तरह से स्पिनर्स को खेल कर ये हदफ अपना पूरा करता है, यह अब आगे देखा जाएगा। एहसान अली पर खासी नज़र रखी जा रही है कि वो पहले पाकिस्तान में अब मैच खेल रहे हैं और कैसा वो T20 खेलते हैं, उनको भी देखा जाएगा। मोइन जुबैर इस वक्त हमारे साथ बाहर मौजूद है। मोइन, कल ये सूरत हाल थी कि पूरी टिकट्स नहीं बिक सकी थी, उनकी 2 वजूहात बताई गई। एक तो PCB को ज़्यादा मौका और टाइम नहीं मिला है, मार्केटिंग का इस वजह से किया जा रहा था, वो नहीं हो पाया आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जी अभी देखा तो यही जा रहा है कि उस तरह रश जिस तरह T20 मैचेस को देखने के लिए लोग आते हैं, पहले T20 मैच को देखने के लिए उस तरह लाहौरी बाहर नहीं निकले, लेकिन इसकी सूरत हाल कुछ जैसे कि आपने बताया कि टिकटें चूँकि सेल सही तरीके से नहीं हो सकी, लेकिन जो लोग टिकटें लेकर या पासेस लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल है उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो लोग नहीं पहुँचे, ये जो लोग यहाँ पर स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, वो उनकी कमी जो है वो पूरा करेंगे। आप अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, नौजवान होंगे, ख़वातीन होंगी, लेकिन 3-3 साल के बच्चे भी ये मैच देखने आए हैं, और हमारे साथ एक ऐसा ही बच्चा मौजूद है, आपसे मुलाकात उनकी करवाते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम हुसैन है, और ये सिर्फ अभी 1 साल का है। ये अभी इसकी 9 तारीख को पहली बर्थडे हुई है, और जब ये श्रीलंका का मैच हुआ था, वो पाकिस्तान हार गया था, वो भी इसने देखा था। तो ये किसको सपोर्ट करने आया? अभी कोई लग नहीं रहा, कोई टैग शैग आपने कोई झंडा वड्डा नहीं लगाया इसको? बस ये पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहता है कि उस दिन तो पाकिस्तान हार गया था श्रीलंका से, आज पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन आपका चेहरा ये बता रहा है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन जीत जाएगा। बाबर आजम को देखने के लिए स्पेशली आया था, बाबर आजम जल्दी आउट हो गया। देख लें कि बाबर आजम को देखने के लिए लोग आए थे, लेकिन ये बच्चा भी, इसका चेहरा आप देखिए किस कदर सुरदा है, लेकिन इसके 0 पे आउट हो गया, इस वजह से ये सुरदा है। बाबर आजम 0 पे आउट हो गया है। अंदर एक्साइटमेंट लेवल कैसा है लोगों का? अंदर एक्साइटमेंट लेवल पीक पे, इतने अरसे बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, और हमारे लिए तो एक फेस्टिवल है, तो बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और बहुत मज़ा आ रहा है। यकीनन मज़ा आ रहा है। बच्चे जो हैं उन्होंने भी अगर मैच देखने के लिए आए हैं, तो आज का मैच चूँकि बाबर आजम ने आगाज़ में इतना बुरा परफॉर्म करते हुए आउट हुए हैं, तो उसके बाद से लेकर ठीक है, मोइन हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप लंदन में बैठकर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, लेकिन एक क्रिकेटर के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि पाकिस्तान के वो जो ग्राउंड जो आबाद थे, फिर वो गैर आबाद हुए, अब दोबारा से वो आबाद हो रहे हैं, पहले श्रीलंका और अब बांग्लादेश पाकिस्तान आए हैं। कैसी फीलिंग है सर ग्राउंड्स को इस तरह से देख कर कि लोग मैच देख रहे हों, वो भी लाहौर में? देखें, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है 10 साल के बाद, और मैं ये कहूँगा कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड और इमरान खान जो पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड के, और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके मौजूदगी में ये जो हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा मामला हुआ है। और बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान और उससे पहले भी टीम के खेल के गई हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इससे पहले श्रीलंका टीम आई, और अब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका शायद इसके बाद आए, फिर PSL पाकिस्तान में होगा, तो ज़बरदस्त मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
और शायकीन के लिए। जी सर, टीम के हवाले से एक नई सारी टीम बन गई, कप्तान तब्दील हुए, वाइस कैप्टन टेस्ट में भी आपने देखा, वनडे में भी, T20 में भी, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल अपने T20 जो रैंकिंग नंबर 1 है उसको बरकरार रखने के लिए आज उनकी बका भी है। मुसलसल पिछले मैचेस हार गया पाकिस्तान 4-5। आप ये टीम फॉर्मेशन की वजह से आपको लग रहा है बन रही है या कुछ और वजूहात हैं कि लड़के उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले मैचों में भी? देखें, मिसबा का आइडिया है कि यंगस्टर को चांस देंगे। अभी देखें पाकिस्तान के 35 पे 2 आउट भी हो गए हैं और वो अभी जो एक एहसान को भी खिलाया टीम में, वो भी नया खिलाड़ी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई फॉर्मेशन चाहते हैं फ्यूचर के लिए और बैकअप के लिए भी। तो इस वक्त तो जो बांग्लादेश की टीम है उनमें 4 सीनियर खिलाड़ी उनके भी नहीं आए, तो बेहतर है ये जो यंगस्टर को खिलाया जा रहा है ताकि एक कॉम्बिनेशन फ्यूचर के लिए, और इसमें जो शुएब और हफीज को डाला गया है उनका भी मुतबादल फ्यूचर के लिए ये ढूंढ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये एक यंग जो बॉलर आए हैं, अभी आपने देखा है कि हारिस सुहेल ने बड़ी तेज बॉलिंग की, उसके बाद फिर हुसैन है, इस तरह फिर अफरीदी है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी नए बॉलरों के साथ अच्छी लाइनअप बन रही है और इसमें बैटिंग भी अब ये देखने में आएगा कि जो पुराने बैट्समैन थे उनकी जगह नए यंगस्टर जिन्होंने पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की है उनको खिलाया जा रहा है और ये खुशी की बात है कि यंग ब्लड को टीम में लाया जा रहा है। जी लेकिन सरफराज साहब, जो यंग ब्लड आया है उसमें में वो रिजल्ट जो है वो उस तरह से सामने नहीं आए हैं। आज भी यंगस्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन 2 सीनियर प्लेयर बहरहाल पहले आउट हो गए। तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग के नीचे जाने के भी खतरात आपको नहीं लगते सर? देखें, ये तो तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। अगर खुदा न खास्ता एक भी मैच हम हार गए तो वो तो फिर हम जो नंबर 1 है T20 में, तो ऑस्ट्रेलिया शायद टॉप पे आ जाए और हम नंबर 2-3 पे चले जाएं। तो ये जरूरी है कि हमें क्लीन स्वीप करनी जरूरी है टॉप पे रहने के लिए। लेकिन आप देखें, ऑस्ट्रेलिया टीम गई, यंगस्टर गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने कितनी जबरदस्त टीम है इस वक्त, और उसके ये जो सही, बिल्कुल सही सर, ये यंग टीम है लेकिन यंग टीम बड़ा बेहतर परफॉर्म करे। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं और T20 के बड़े स्पेशलिस्ट किस्म का ऑलराउंडर है। सोहेल तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने आज बॉलिंग में तो बड़ा ज़बरदस्त दिखाया, अपना परफॉर्म 141 पर रोके रखा है बांग्लादेश की टीम को, लेकिन बैटिंग जैसे शुरू हुई है पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स विकेट पर नहीं खड़े हो पाए। आपको क्या लग रहा है आज के मैच के रिजल्ट एक आसान हरीफ है बांग्लादेश? सोहेल तनवीर साहब, आप सुन सकते हैं सर? जी आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल सोहेल साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को आसान हरीफ समझ के ग्राउंड में उतरा है बैटिंग करने के लिए कि 2 सीनियर प्लेयर्स आउट होकर वापस चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि अब T20 क्रिकेट में तो खैर किसी भी टीम को आसान हरीफ ले सकते हैं, और स्पेशली बांग्लादेश तो एवरीबडी नोज कि दे आर गुड साइड। मे बी उनकी रैंकिंग अभी T20 की उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो नहीं करी, बट स्टिल दे आर गुड साइड एंड दे आर इन फॉर्म प्लेयर्स बिकॉज अभी उनकी रिसेंटली जो उनकी लीग थी BPL वो खत्म हुई है, तो दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो आसान तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ले रहा होगा, और स्पेशली पाकिस्तान टीम की अपनी सिचुएशन चल रही है, बट स्लो पिच बॉलर्स डिड वेल कि उन्होंने 140 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। Still, having said that, as mentioned कि स्लो पिच है, इस पे 140 भी कुड बी ट्रिकी, और ये पार्टनरशिप जो भी चल रही है इसका बड़ा क्रूशल रोल होगा, स्पेशली एज ए सीनियर बैट्समैन शुएब भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी यंगस्टर बिल्कुल न्यू जो लोग हैं वो उनको खिलाया जा रहा है लड़कों को, और कुछ पुराने भी हैं, ये जो मिक्सअप करके टीम बनाने की कोशिश हो रही है। सोहेल साहब, आपने पिछले दिनों में देखा पाकिस्तान मुसलसल T20 में शिकस्त खाया है, तो ये नए टीम और पुरानी टीम मिक्सचर है या कोई और प्रेशर है टीम के ऊपर? देखिए, अभी मेरे ख्याल में जो बेसिक आइडिया है वो सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ट्राइंग टू फाइंड
बैलेंस टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि बिल्कुल ही यंग टीम लेके गए, दैट डिडंट वर्क। अभी इन्होंने दे ट्राई टू ब्रिंग विद सीनियर्स बैक, जिसमें शुएब भाई और हफीज हैं। आई बिलीव पर्सनली मेरा मानना यह है कि आप कोई भी क्रिकेट हो, वो चाहे T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट, उसमें आपको सीनियर्स और जूनियर्स की कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ आप जूनियर्स को लेके चलेंगे तो वो सीखेंगे किससे, अगर उनकी सराउंडिंग में उनके साथ सीनियर प्लेयर नहीं खेल रहे। और सीनियर्स आपको स्पेशली चाहिए होते हैं जब क्रंच मोमेंट होते हैं, प्रेशर मोमेंट होते हैं, तो दे हैंडल प्रेशर बेटर। तो आपको हमेशा एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है जिसमें सीनियर और जूनियर दोनों मौजूद हों। सुहेल साहब, आप बड़े T20 स्पेशलिस्ट किस्म के इस वक्त ऑलराउंडर हैं। आपको T20 में आज जब बॉलिंग देखी है नए लोगों में, क्या आपको पसंद है कि फ्यूचर पाकिस्तान के बॉलर्स का कैसा है, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, हुसैन की खासतौर पर बात कर लें तो? देखिए अभी इट्स टू अर्ली, दे आर टैलेंटेड, इसीलिए सिलेक्ट हुए पाकिस्तान टीम के लिए। बट मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 4 मैचों पे आप किसी भी प्लेयर के बारे में अच्छी या बुरी ओपिनियन बनाना, उनको टाइम देना चाहिए, गिव देम अ रन। और अगर इससे परफॉर्म, देखिए एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट परफॉर्मिंग, डजंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर। अगर आप पाकिस्तान टीम को मैच नहीं जितवा रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपके टैलेंट का टैलेंट कैन टेक यू टू पाकिस्तान टीम, बट वहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो इससे स्टार्ट परफॉर्मिंग, पाकिस्तान टीम ने जीतना शुरू कर दिया तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट प्रेजिंग देम। सही। अच्छा, एक चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही, होम ग्राउंड्स, होम क्राउड जो है उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब ये जो PSL है जिसका आप भी हिस्सा होंगे, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है। पहले श्रीलंका और अब बांग्लादेश का भी टूर है और बड़ा एक तवील टूर है, 3 हिस्सों में होगा। आप समझते हैं कि इन टूर से भी पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसको निकलने का और ज़्यादा मौके हो सकते हैं? देखिए देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जब तक आप होम क्रिकेट नहीं होती, आपके जो यंगस्टर्स हैं उनमें वो जोश और वलवला नहीं पैदा होता, जो कि मैं अगर इफ आई रिकॉल माय चाइल्डहुड, तो हम वसीम भाई, वकार भाई को मतलब टीवी पे खेलता हुआ देखते थे, तो हमें एक इंस्पिरेशन पैदा होती है। तो डेफिनेटली जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हम लोगों को ग्राउंड में खेलता हुआ देखेगी, तो उनमें और ज्यादा जज्बा और शौक पैदा होगा। तो मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, वी ऑल आर एक्साइटेड कि पाकिस्तान में PSL हो रहा है। और माशाल्लाह से जैसे आपने मेंशन किया कि आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट वापस आना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। अभी बांग्लादेश का टूर है, यस 2-3 हिस्सों में है, बट एट द मोमेंट यू आर नॉट इन आइडियल सिचुएशन। आपको वो कहते हैं कि जो भी मिले उसको लेना चाहिए। इंशाल्लाह वेरी सून पाकिस्तान उस पोजीशन में आ जाएगा कि देन यू कैन डिक्टेट। सही। अच्छा, सुहेल साहब हमारे साथ ही रहेगा। सरफराज नवाज साहब, आप 2 मुख्तलिफ एरा के लोगों को देखते हैं, जो वकार यूनुस जो बॉलिंग उस वक्त कर रहे थे, उसके बाद का दौर आया तो कप्तान मिसबाह बने, लेकिन मिसबाह इस वक्त कोच हैं और कोच ही वकार यूनुस भी यहाँ बॉलिंग के। आप समझते हैं कि इन पर बड़ी तनकीद हुई जब से इन्होंने क्रिकेट की कमान संभाली है बैसियत कोच या चीफ सेलेक्टर, उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल दौर रहा है। क्या कोच और टीम मैनेजमेंट बेहतर तौर पर नहीं हो रही, या आप समझ रहे हैं कि पूरी टीम को शफल जो किया जाना था वो फैसला उस वक्त बेहतर नहीं था? देखें, मिसबाह ने शुरू में कहा था कि वो यंग टीम बनाएगा और फ्यूचर के लिए, जैसे तनवीर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम को फॉर्मेट किया जा रहा है। तो ये देखते हुए मुख्तलिफ लोगों को सिलेक्ट किया गया, चांस दिया गया ताकि आउटकम जो है यंगस्टर की देखी जाए कि कौन सा यंगस्टर फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। तो ये देखते हुए मैं कहूँगा कि अब जो देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा वकार यूनुस को फास्ट बॉलर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको क्रीज का इस्तेमाल सिखाना पड़ेगा कि क्रीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसके बाद जब हिट आउट हो रहा हो उस वक्त बॉलिंग की लाइन और लेंथ क्या रखनी है, और किस वक्त ज्यादा तेज बॉलिंग करनी है और किस वक्त विद इन स्टंप्स भी करनी है, ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। फिर जो वकार यूनुस के यॉर्कर मशहूर है वो सिखाना पड़ेगा फास्ट बॉलर के लिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयारी करें। और मिसबाह को भी सिलेक्शन के ऊपर और दूसरी चीजों पे जो कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भी ये बेहतरी करनी पड़ेगी, और हमें इन दोनों को टाइम देना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी अभी इन्होंने
ये चार्ज लिया है और प्लेयर भी यंगस्टर हैं, तो यंगस्टर भी सीखते हुए थोड़ा वक्त जरूर लेते हैं। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब और सुहेल तनवीर साहब आपके वक्त का। और इस वक्त करीब 45 रन बना चुका है, 2 खिलाड़ी उसके आउट हैं, अब 100 से भी कम रन है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बाकी बैटिंग है वो किस तरह से इस हदफ को पूरा करती है। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज 173वां रोज़ है, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल है। आज भी कश्मीरियों पर जुल्म सितम उसी तरह से जारी और सारी है जैसे हम पिछले 6 माह से देखे जा रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि इस पर भारत पर किसी किस्म का कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, तमाम ममालिक के बयानबाजी, इससे आगे मामलात कहीं नहीं बढ़ पाए हैं। अमरीकी सदर की बार बार सालिसी की बातें भी शायद भारत पर कोई असर नहीं करी। उल्टा नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सालिसी उन्हें मंजूर नहीं है। बायलैटरल टॉक पे वो बात पर यकीन ही नहीं रखते, जिसको बार बार दुनिया के फोरम पर ये बताते हैं कि ये 2 तरफा मामला, बल्कि इससे तो अब आगे चला गया मामला। वो कहते हैं अब भारत का अंदरूनी मामला हो गया, क्योंकि उन्होंने आइन के अंदर ही कश्मीर और उसके मुल्हिका इलाकों की हैसियत ही तब्दील कर दी है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तर्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमरीकी सदर ने एक बार फिर सालिसी की पेशकश की है, लेकिन 173 रोज़ हो गए, हम देख रहे हैं कश्मीरियों की सूरत हाल वही है। नरेंद्र मोदी हर बार सालिसी को पसे पुश डाल देते हैं, उसको खातिर में ही नहीं लाते हैं, तो फिर ये एक बयानबाजी से आगे क्या है? देखिए मुदस्सर, बात यह है कि ये 2-3 दफ़ा पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पेशकश कर सके हैं मेडिएट कराने की, सालिसी की, बट इसका क्या फ़ायदा है? हालांकि अगर अमेरिका चाहे तो यू थिंक के इंडियन की मजाल है कि वो कम से कम निगोशिएशन करें, बायलैटरली चलो बैठ के बात करें और उसके मसले का हल निकालें। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन की तरफ से उनको अप्रूवल है, दे इन्फॉर्म अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि जी हम ये 370 जो है ये वो कर रहे हैं, और उसके बाद हमने उसका करके उन्होंने पूरा एक्शन किया और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी खामोश है। यूनाइटेड जनरल असम्बली का इजलास होता है, वहाँ हमेशा अमेरिकन फ्रांस को कह के उसको वो रुकवा देते हैं, रेजोल्यूशन पास नहीं करवाने देते हैं। तो ये एक बहुत ही डुअल पॉलिसी है। हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिससे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको अफ़गानिस्तान में हर किस्म की सालिसी की बात की है, सपोर्ट किया है, अफ़गान तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोहा में बिठाया, फिर दोबारा नेगोशिएशन ख़त्म हो गए, दोबारा बात करवानी शुरू की, और उम्मीद कर रहे हैं कि जी 1 महीने में ये शायद इनका मसला हल हो जाए। अमेरिकन हैव टू डू कॉन्क्रीट मेजर्स। हम ये अभी रिटोरिक्स नहीं सुनना चाहते कि जी मैंने सालिसी की बात कर ली है, वी वांट एक्शंस। आपने क्या नरेंद्र मोदी से कोई बात की है? आपने क्या उनको मजबूर किया है कि कश्मीर में आपने जो एक जुल्म किया है, 173 दिन गुजर गए हैं लॉकडाउन को, उसके बाद फिर आपने एक और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए हैं जिसमें पूरी इंडिया में आग लगी हुई है, एंड नोबडी इज टॉकिंग। हालांकि वर्ल्ड मीडिया और उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव है, यूरोपियन यूनियन भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने इतने अरसे में किसी को वहाँ पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को जाने दिया है कश्मीर में? क्या ओपन उन्होंने कहा जी कि एनीबॉडी कैन कम एंड विजिट एंड सी के वहाँ पर क्या हालात है? दे नॉट अलाउइंग। टोटल कंट्रोल किया हुआ है, सिलेक्टिव लोगों को जो इनकी मर्जी के लोग हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, अब देखें इसमें अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, दिफाई बड़े बड़े मुआहदे उनके करोड़ों डॉलर्स के उनके साथ हैं, तो फिर वो किस तरह से उन पर प्रेशर कर सकता है? बस पाकिस्तान को एक बयान देकर खुश कर दिया जाता है कि हम पाकिस्तान के उतने करीब हैं जितना माजी में नहीं थे। There's nothing I don't understand कि इसके अलावा वो कुछ करेंगे। ये कह देना मैं तैयार हूँ, then who has to push Indians? क्या यूरोपियन यूनियन उनको पुश कर रही है? यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली को उनको पुश कर रहे हैं, कोई इनको वार्निंग दे रहे हैं? आप बाकी अगर यही तरह मुसलमान मुल्क होता तो आपने क्या कुछ जाके लिबिया को देखें, सीरिया को देखें, इराक को देखें, अफगानिस्तान को देखें, एंड व्हाट प्रेशर पाकिस्तान वुड हैव फेस अगर इनकेस हम ये कर रहे होते। तो बात ये कि इससे फ़र्क नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि इसको ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त
और फिर सी पैक के लिए आपको पता है कि सी पैक के साथ भी अमेरिका नाराज़ है और दे वांट टू यूज़ इंडियंस के सी पैक को डिले हो, सी पैक ना चलते रहे, पाकिस्तान इकनॉमिकली प्रॉस्पर ना कर सके, बिकॉज वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर अ न्यूक्लियर मुल्क, और अगर हम इकनॉमिक तरक्की करते हैं तो अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट पे करेंगे, जो सूट नहीं करता। एलिस वेल्स का भी विजिट आया, आपके सामने उन्होंने कहा है कि जी वो दे आर नॉट हैप्पी और दे वांट के जी वो चाइनीज़ जो डेट्स की वजह से पाकिस्तान में लोन के डेट बढ़ा, जबकि देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। तो आई थिंक ओवरऑल देखें तो अमेरिकन इंडियन की जो है अमेरिकन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। साउथ चाइना सी के लिए भी उनको ज़रूरत है, सी पैक के लिए भी ज़रूरत है, और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल वो पॉलिसी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, सी नहीं हो रहा है अमेरिका को और भारत को, ये तो मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन के हवाले से भरपूर किस्म की कोशिशें कर रहा है जो पाकिस्तान के भी मफाद में है, लेकिन अमेरिका के उससे ज़्यादा मफाद में है। तो पाकिस्तान अगर इस सारे अमल में अमेरिका से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता तो फिर क्या फ़ायदा होगा इस पाकिस्तान की कोशिशों का? देखें, अब यहाँ पर आती है आपकी डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज डन अ लॉट एंड ही हैज अर्नड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पॉलिटिशियन में। इज बिकम अ गुड स्टेटमेंट। द इशू इज़ फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस का काम है कि आपने इसको फॉलो अप करना है, आपने इसका क्या फ़ायदा उठाना है। हम आप आउट ऑफ द वे अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान को बिठा रहे हैं, अफ़गान तालिबान को कह रहे हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट के साथ आप बैठ जाएँ। इसके बदले इंडिया अमेरिका हमें क्या दे रहा है? हमारी कोलिशन सपोर्ट फंड अभी तक उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। उसके बाद जो आपके एक असिस्टेंट एड देते थे वो उन्होंने बंद की हुई है। तो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट रिटर्न वी आर गेटिंग? आपको अगर हम अफगानिस्तान में पीस की बात करें तो अमेरिकन शुड गो एंड से कि ठीक है हम आपको कश्मीर में सालिसी करते हैं, बट सालिसी मीन्स सालिसी, दे हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। पता चले आइदर इंडिया शुड कम ऑन द निगोशिएट टेबल, पाकिस्तान से बात करें, या यूनाइटेड नेशन में अमेरिका शुड सपोर्ट पाकिस्तान। दोनों में नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अमेरिका को रियलाइज़ कराना चाहिए। अभी आपके सामने 26 जनवरी को वो इंडिया के विजिट पे जा रहे हैं। जी हाँ, क्या उनको वहाँ जाने के बाद उनको ज़रूरत है कि पाकिस्तान आए? पाकिस्तान में आके और वो आएंगे, अगर आते हैं तो 6 घंटे के लिए गुजर के चले जाते हैं। क्या यहाँ पर उनका आना फ़र्ज़ बनता है? जिस मुल्क ने फ्रंट लाइन कोलिशन के साथ मिले हैं, अमेरिकन ट्रूप के साथ, दहशतगर्दी ख़त्म की है, 70 से 80 हज़ार हमने अपने सिविलियन को शहीद किया है, 6 से 8 हज़ार हमने फ़ौजी अपने शहीद किए हैं। क्या अमेरिकन का फ़र्ज़ नहीं बनता अमेरिकन प्रेसिडेंट का यहाँ आके देखेंगे व्हाट वी हैव डन फॉर देम? अदरवाइज़ क्या उनको कामयाबी हो सकती थी वहाँ पर अफगानिस्तान में? तो ये चीज़ करना थिंग, और ये पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को उनको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। इसमें एक अमेरिका में जो पाकिस्तान का मैच, उनका काम है, यूनाइटेड नेशन में हमारे एम्बेसडर हैं, उनका काम है इस चीज़ को। ब्रिगेडियर साहब, तो क्या फिर इसका मतलब है सफारती कोशिशें अप टू द मार्क नहीं है कि हम भारत का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया में, सफारत खानों में, वहाँ के थिंक टैंक्स में, वहाँ के मीडिया पे नहीं दिखा पाए हैं, चाहे वो शरीयत कानून का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो? और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद उनसे बात जारी रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, FATF में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए चीन की कोशिशें हो रही हैं, दीगर ममालिक भी साथ हैं। आपको लग रहा है इससे हम निकल आएंगे? जो आपका PTV है, PTV वर्ल्ड है, देखिए मुझे उम्मीद है कि फ़र्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान शुड गेट इवन आउट ऑफ ग्रे लिस्ट और बिल्कुल नॉर्मल वाइट लिस्ट में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, इकोनॉमिक टेररिज्म जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी वो बहुत हद तक ख़त्म कर दी। हमने जितनी ये कहते थे जी कि ये आपकी दहशतगर्दी को हवा देने वाली तंजीमें हैं, आपके रिलीजियस और कई ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने उनको बैन कर दिया, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया हुआ है। कोई भी हमने कमी नहीं छोड़ी है, जो उनके पॉइंट्स हमने सारे पूरे किए हैं। और अब चाइना में इजलास हो रहा है क्योंकि इंडियन लॉबी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया उसका मेंबर है, तो इसलिए वो ये हमेशा से डिले, पहले भी ग्रे लिस्ट में डाला, फिर उसके बाद दोबारा डाल दिया। आई थिंक नाउ देयर इज़ नो रीज़न एंड पाकिस्तान, आई एम श्योर इस डावोस कॉन्फ्रेंस में साइलेंट पाकिस्तान मस्ट हैव टोल्ड अमेरिकन टू हेल्प अस आउट एंड टेक अस आउट ऑफ दैट
सोट जो हमारे सर पे लटकाई हुई है हर वक्त ब्लैक लिस्ट करने के लिए, और इसके गाब में वो अपने फ़ायदे उठा रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात है या और उनके जो मकासद हैं वो हैं, उसमें वो लेके चल रहे हैं। और इंडिया को खुली छुट्टी दी हुई है, कसाई को जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी, उसके साथ ये 4 का टोला है इंतहा पसंदों का, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी है और अजीत डोभाल है जो सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये सारे मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है और उस पर वो बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं। ये बात बताने की, और दुनिया इस बात को समझ रही है, इंडिया इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बट स्टिल दे आर परसुइंग देयर थिंग्स, और उसके लिए पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है इस वक्त, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम, दे आर ऑल स्टैंडिंग, बट वी हैव टू डू एक्स्ट्रा फॉर कश्मीर। जब तक हम इसको और आगे लेके नहीं चलेंगे, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिस पर नहीं जाएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो जिसकी वजह से इशूज़ है, बरतानिया, वहाँ जाके हमारे इतने मुसलमान हैं, और फिर उसके बाद अभी सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ। तौर पर पाकिस्तान के लिए कामयाबी अब करीब है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 वोट तो मौजूद हैं कि ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले उसके लिए 12 वोट दरकार हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त कोशिशें भी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और एक और बात करेंगे, और वो है आटे की सूरत हाल, जिसके लिए अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस बहरान पर काबू पा लिया जाए। पेशावर में सूरत हाल क्या है? नुमान इस वक्त हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर में आटे की किल्लत की और जो हड़ताल चल रही थी नान भाइयों की? जी, पेशावर में आटा बहरान की अगर हम बात करें तो इसके ख़त्म होने के आसार अब नज़र आना शुरू हो गए। एक तो पंजाब से जब से सप्लाई बहाल हो गई है, जो पाबंदी वहाँ पर लगाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके बाद से मार्केट में आटा मिलना शुरू हो गया था, और अब हुकूमत की जानिब से भी जो उनके साथ रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनको सरकारी आटे की फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो गया। साथ एक डीलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अभी आटा बहरान की क्या सूरत हाल है, इसमें कितनी कमी आई है और रेट में कितनी कमी आई है? ये आटा बहरान तो तकरीबन 80% चल रहा था, और इंशाल्लाह हमारी पेशावर की इंतज़ामिया, जिसमें सबसे पहले तो मैं डीसी पेशावर साहब असगर अली खान साहब का बहुत शुक्र। ये तो अब एक अच्छी खबर है कि वहाँ पर अब आटा बहरान जो है उस पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन फैसलाबाद में चीनी की कीमत बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। उवैस सत्तार फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, आगाह कीजिएगा, चीनी की क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल फैसलाबाद में जो आटे का बहरान था, अब इस पर किसी हद तक हुकूमत ने काबू पा लिया, लेकिन आटे के बहरान के फ़ौरन बाद अब चीनी का जो मसला ये सर उठाने लग चुका है। शहरियों को चीनी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। या तो चीनी मिल ही नहीं रही, और अगर मिल रही है तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं। हर दुकानदार, हर शख्स अपनी मनपसंद कीमत लगा रहा है, तो इस वजह से शहरी काफ़ी परेशानी के शिकार हैं। कुछ खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा आंटी, ज़रा ये बता दें अवेलेबल है या नहीं है, और अगर मिल रही है तो क्या रेट मिल रहा है आपको? चीनी अव्वल तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो 80 रुपये 85 रुपये इस हिसाब से मिल रही है, क्योंकि इतनी मजबूरी घर में हो गई है कि इंसान कुछ खा पी नहीं सकता। और पहले तो आटे का मसला था, वो भी नहीं मिल रहा, अगर मिलता है तो महंगा मिलता है। ज्वेलरी स्टोर पे आए हैं तो वहाँ पे है ही नहीं, ख़त्म है, इस वजह से कि वो तो 80 से 85 रुपए फैसलाबाद में चीनी मिल रही है, और इस वक्त महंगे दामों खरीदने पर लोग मजबूर भी हैं। उवैस, आपको बहुत शुक्रिया। अब चलते मौसम की सूरत हाल जानते हैं, और वो भी कश्मीर में जो सूरत हाल पिछले दिनों में रही। अब क्या मौसम है? बिशारत मुगल मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिशारत, आगाह कीजिएगा कश्मीर के मौसम से मुतालिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के बुलंद पहाड़ों ने खुद पर बर्फ़ का सफ़ेद लिबास सजाया हुआ है। हालिया जो आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है, उसने पहाड़ों के सर में चांदनी उतार दी है, तो इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी होता जा रहा है। दिन के औकात में धूप की हल्की सी तमाज़त चेहरों पर मुस्कान बिखेर देती है, ताम सूरज के ढलते ही जनवरी की खून जमा देने वाली सर्दी
अपनी याद दिलाती है। रियासत भर में यख बस्ता हवाओं के साथ धुंध भी कुदरत के नज़ारों पे नया जो रंग है चढ़ाने आ जाती है। आसमान की जो गरज चमक है इस क्योंकि मौसम में वो तो इसकी रवायती अदा है। बलाई इलाकों की जाए तो रोज़मर्रा का निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। स्लाइड्स ठीक है, बिशारत मुगल हमें आगाह कर रहे थे मौसम की सूरत हाल और बड़े दिलकश अंदाज में आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया और मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। और इस वक्त मैच जो है वो अपने जोबन पर है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपना ये पहला मैच जीत जाए और अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 की उसको बरकरार भी रखे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।